वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम साइकोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं के लिए चर्चा करेंगे और क्लास आपकी होगी 1 अर्थात पहली क्लास होगी साइकोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हम साइकोलॉजी की मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप और विषय क्षेत्र, यानी स्कोप मतलब विषय क्षेत्र ही होता है, और नेचर अर्थात प्रकृति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यानी मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका विषय क्षेत्र क्या है और उसकी जो प्रयोगात्मक विधियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, और उसकी प्रकृति अर्थात उसके नेचर के बारे में जान लेंगे, विषय क्षेत्र के बारे में जान लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका चैप्टर 1 जो होगा आपका कवर हो जाएगा। चैप्टर 1 से अधिक भी हम चर्चा करेंगे, अर्थात जो भी मतलब समय बचेगा अगर तो मैं और भी चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। यानी कि आपको कुल मिलाकर के यहाँ से 10 से 15 नंबर आपको दिलवा करके जाऊंगा, और निश्चित तौर पर 100% आपको मैं बता रहा हूं यहाँ से लगभग और लगभग 10 नंबर से नीचे कभी प्रश्न आया ही नहीं है। यानी 10 नंबर का आपके एग्जाम्स में मदद मिलेगी इस चैप्टर से, केवल पहले चैप्टर से। तो इस चैप्टर को विधिवत तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपका आता रहेगा, आप पढ़ाई करते रहेगा अच्छे तरीके से। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस होती रहती हैं डेली रात 9 बजे। यानी हर एक सब्जेक्ट की क्लास होती है, ये मत सोचिएगा कि इस सब्जेक्ट की नहीं होती उसकी नहीं होती है, हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी। ओके, और बड़ी विधिवत तरीके से आपको दी जाती क्लास, बहुत ही एक प्रकार से जो है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा लगातार किया जाता है। और मैं ऐसी जानकारी दूंगा जो कि एकदम फैक्चुअल होगी, जो कि एकदम कंसेप्चुअल होगी। आपको एक प्रकार से ना कुछ पढ़ने की और आवश्यकता पड़ेगी, ना कहीं पर रटने की आवश्यकता पड़ेगी। इन सभी पहलुओं को भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसी ट्रिक और इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास रहता है। यानी रटो नहीं समझो, ये हमारा फंडा रहता है। हम इसी ट्रिक पर फॉलो करते हैं कि रटना नहीं, हमको क्या करना है, बस केवल समझना है। अगर हमने समझ लिया तो निश्चित तौर पर उसको कोई हमारे दिमाग से कभी भी निकाल नहीं पाएगा, और एग्जाम में आपको आपके अच्छे अंक आएंगे। आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही, लिखित हो रही, कोई मैटर नहीं करता है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप सभी के लिए ही सेम सिलेबस है। यानी कि आप देखिएगा लगभग सभी विश्वविद्यालयों में सेम ही सिलेबस हो गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 में जो आई थी, 2022 से प्रारंभ हुआ है एक प्रकार से, जो एक प्रकार से उस प्रक्रिया होती है, यानी सेमेस्टर टाइप का। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए हम चर्चा करेंगे क्या भाई, देखिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2023 24-25 इन सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्लास। इसके अलावा मनोविज्ञान साइकोलॉजी विषय वस्तु है, चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम मनोविज्ञान के अर्थ को, परिभाषा को, प्रयोगात्मक विधियां, प्रकृति, विषय क्षेत्र, अगर चर्चा कर मतलब कि टाइम मिलेगा तो हम स्कोप भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, लिखा नहीं हमने लेकिन हम चर्चा कर लेंगे अभी टाइम मिलेगा तो। फिर उसके बाद में मतलब कि अध्ययन की सुविधा के साथ, यानी कि जितना हमारा लगभग एक क्लास में पूरा होगा उतने चैप्टर मतलब उतने टॉपिक्स को हम कवर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और जब अगली क्लास होगी चैप्टर 2 वाली, तो उसमें हम जहां से छोड़ेंगे फिर वहीं से उठा लेंगे। फिर थर्ड चैप्टर की जब क्लास होगी तो फिर हम वहां से उठा लेंगे, अर्थात एक तारतम्यता, एक क्रमबद्धता हमारे लेक्चर्स में आपको मिलेगी। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं भाई। तो जानते सबसे पहले मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो आप सभी को पता होगा। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी जो शब्द है इसको अंग्रेजी, ये किस भाषा का है भाई साइकोलॉजी शब्द, ये साइकोलॉजी शब्द आपका है अंग्रेजी भाषा का। किस भाषा का है, तो ये साइकोलॉजी शब्द है आपके अंग्रेजी भाषा का, यानी इंग्लिश भाषा का शब्द है। और अधिकतर जो इंग्लिश भाषा में जो शब्द आए हैं, जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे हिंदी में तमाम सारे शब्द संस्कृत से बनते हैं। ठीक है, संस्कृत के शब्द हिंदी में आपको ज्यादा अधिक मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि संस्कृत से बनी पाली, पाली से प्रकृत बनी, प्रकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से आप देखिएगा हिंदी बनी। और बीच कुछ भाषा में आप देखते हैं अवहट्ट जो थी वो जो लोक प्रचलित भाषा थी वो थी। तो कुल मिलाकर के ये था कि जब हिंदी का विकास हुआ तो संस्कृत से हुआ। ठीक इसी प्रकार से जब आप इंग्लिश में जाते हैं, इंग्लिश के अधिकतर शब्दों की उत्पत्ति यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा के शब्दों से आप देखिएगा होती है। तो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किन दो भाषाओं के शब्द से मिलकर के बना, मतलब कि किन शब्दों से बना, किन दो शब्दों से भाई, तो ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना। पहला शब्द है आपका साइके, ठीक, और दूसरा शब्द है आपका लोगास या लोगोस। ठीक है, तो साइके और लोगास। साइके माने होता है भाई, साइके माने होता है आत्मा, यानी सोल, जिसको आप कहते हैं सोल। ठीक है, तो सोल माने आत्मा, अंग्रेजी में सोल कहा जाता है इसको। और लोगास को अंग्रेजी में हम लॉजी कहते हैं, और लॉजी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी विज्ञान शास्त्र, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए जैसे इस प्रकार से आपने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा, आपने जिस प्रकार से सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी, तो लॉजी जो शब्द होता है ये लोगास शब्द से बनता है, और लोगास का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान,
अर्थात जैसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो कि क्या करता हो, जो आत्मा का अध्ययन करता हो। किसका अध्ययन करता हो? आत्मा का अध्ययन करता हो। तो हम उस विषय वस्तु को क्या बोलेंगे? उस विषय वस्तु को हम, मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम बोल देंगे सिंपल सा, क्या बोलेंगे? उसको हम बोल देंगे कि ये आत्मा का विज्ञान है। क्योंकि जब हम इसके शाब्दिक अर्थ को हमने टटोला, हमने साइकोलॉजी को दो भागों में कन्वर्ट किया, एक साइके और दूसरा लोगास। तो साइके जो होता है इसका मतलब होता है सोल, यानी कि दैट मींस आत्मा, और लोगास का मतलब होता है विज्ञान अर्थात दैट मींस साइंस। तो आपको साइंस यानी किसका साइंस भाई? तो सोल का साइंस यानी आत्मा का विज्ञान, यानी आत्मा के विज्ञान को हम जनरली क्या बोल देते हैं? आत्मा के विज्ञान को हम मनोविज्ञान बोल देते हैं। यानी ऐसा विज्ञान या ऐसा शास्त्र जो कि आत्मा का अध्ययन करता है, आत्मा से जुड़े हुए पहलुओं का अध्ययन करता है, वह शास्त्र या वह विज्ञान क्या होता है? साइकोलॉजी होता है। इज कॉल्ड साइकोलॉजी, अर्थात उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं, कहा जाता है। तो अब क्या हुआ? शुरुआती दौर में विद्वानों ने शाब्दिक अर्थ के हिसाब से इसकी परिभाषा सी बना ली थी कि ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत आत्मा से जुड़े हुए आत्मा का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि विद्वानों ने पूछा कि अगर हम साइकोलॉजी को मान सकते हैं कि ये आत्मा का विज्ञान है, ये सोल की साइंस है, यानी कि जो है सोल ऑफ साइंस है, तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज सोल, यानी व्हाट इज आत्मा, आत्मा क्या है? तो ये प्रश्न उठने लगा कि आखिरकार भैया जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं इसमें, तो सोल यानी आत्मा का भी एक स्वरूप होना चाहिए। और आज तक किसी ने आत्मा को तो देखा नहीं है, चाहे वो ग्रीक फिलोसोफर रहे हो, चाहे यूनान के फिलोसोफर, और चाहे अंग्रेजी फिलोसोफर या इंडियन फिलोसोफर, किसी फिलोसोफर की बात की है, सोल को, आत्मा को किसी ने देखा नहीं है। आत्मा क्या है? अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा क्या है? नयनम छिद्दन्त शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात नयन यानी आत्मा जो होती, गीता में कहा गया है नयनम छिद्दन्त शस्त्राणि, यानी नयन जो होता है, जो आत्मा होती है, वो क्या है? नयनम छिद्दन्त शस्त्राणि, यानी छेदा नहीं आ सकता, भेदा नहीं आ सकता। किससे? शस्त्राणि यानी शस्त्रों से। ठीक है, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से आत्मा को आप नहीं मार सकते, नहीं भेज सकते। नयनम दहति पावका, ना तो इसको दहति माने जलाना होता है, पावका माने अग्नि, या ना तो आप आत्मा को अग्नि से जला सकते हो। ना चैनम क्लेदयन्ति आपो ना शोषयति मारुतः, ना एक प्रकार से इसको जल में डुबोया जा सकता है, और ना ही आत्मा को एक प्रकार से वायु इसको सुखाया उड़ा सकती है। तो क्लियर हो गई बातें। यानी आत्मा क्या है? अजर, अमर और अविनाशी है। लेकिन आत्मा जो है वो क्या है? उसका कोई स्वरूप नहीं है, आत्मा को कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानी सोल ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? ये प्रश्न लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया। और जब इन प्रश्नों को सुना साइकोलॉजी मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक थे, उन लोगों ने कहा अरे भैया ये तो बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। तो कहीं कि अब क्या करा जाए? कहीं अच्छा रुको, तो कहीं आत्मा का जब स्वरूप नहीं विकसित है, तो इसको हम इसके शाब्दिक अर्थ के हिसाब से नहीं जाएंगे। तो लोगों ने फिर ये धारणा बदली और अब क्या कहे लगे, भ्रमित करे मारा कि भाई देखो आत्मा का अगर स्वरूप ना ही निश्चित है तो छोड़ दो, चलो ये परिभाषा काट दियो। ये परिभाषा उतना सही नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आत्मा का स्वरूप फाइंड नहीं किया जा सका, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। मतलब कि आत्मा का स्वरूप क्या है, इसको किसी वैज्ञानिक ने, किसी व्यक्ति ने, किसी फिलोसोफर ने नहीं बताया कि आत्मा का क्या स्वरूप है। इसीलिए साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान मानना उतना समीचीन प्रतीत नहीं हुआ जितना शुरुआती दौर में हुआ था। बहुत ज्यादा खंडन मंडन की प्रक्रिया हुई, विद्वानों में मतभेद हुआ, बहुत ज्यादा रिसर्च और ये सब चीजें हुई। उसके बाद में क्या हुआ? एक दूसरी, तो ये पहली चीज क्या कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये खंडन हो गया इसका। आगे बढ़ा, विद्वानों की जो खेमियां थी वो और रिसर्च करते हुए आगे बढ़ी। और अब क्या होने लगा? अब होने लगा कि भाई लोगों ने कहा चलो अगर बताए दो कि आत्मक विज्ञान मनोविज्ञान नहीं है, कोनो मतलब नहीं। अब हम कहा कि मनोविज्ञान किसका है? क्योंकि मनो से हमने उठा लिया किसको भाई? मन को। मन, देखिए आत्मा और मन दोनों में अंतर है, आत्मा और मन एक ही चीज नहीं है। तो इन्होंने कहा चलो अच्छा आत्मा का नहीं देखें तो मन का अध्ययन बता दी, तो क्या होगा कि मनोविज्ञान मन का। अब इन्होंने कहा कि अगर मन कहेंगे तो भी लोग प्रश्न करेंगे, कहेंगे आत्मा और उसमें अंतर डिफाइन करो, ये करो, दुनिया भर का टीम टेटाम करना पड़ेगा। विद्वानों ने सोचा कि क्यों ना इसमें दो शब्दों को रखा जाए, एक इसमें यानी मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है,
किसका विज्ञान है? मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर क्या हुआ, कुछ दिन तक तो भाई विद्वानों को गुमराह किया गया, कुछ लोगों को, मतलब कि अब उस समय यही धारणा प्रचलित रही। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने और रिसर्च करना प्रारंभ किया। अच्छा मनोविज्ञान मन के विज्ञान हुए, चलो कोनो बात नहीं। कहा अच्छा भाई तो मनोविज्ञान अगर मन का विज्ञान है तो मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, इसको डिफाइन किया जाए, फिर तभी ना हम कहेंगे ना इसका विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या होता है कि मन का खूब गहराई से अध्ययन किया जाए। तो भैया जब यह नहीं पता है कि मन का हुए, आत्मा का हुए, तो कैसे पता लगावा जाए कि आखिरकार क्या अध्ययन कैसे कीजिए। तो यह भी खंडित हुई है परिभाषा। क्या हुआ इस परिभाषा का कि इसकी प्रकृति यानी नेचर और स्वरूप, नेचर और स्वरूप, इसकी प्रकृति और स्वरूप मन का भी नहीं पता लगा, ना मस्तिष्क का पता लगा कि क्या है। मस्तिष्क का स्वरूप तो मिल गया लेकिन मन का स्वरूप नहीं मिला। इस कारण से क्या हो गई, ये परिभाषा भी नेगलेक्ट हो गई कि भाई मन का विज्ञान और मस्तिष्क का विज्ञान भी मनोविज्ञान वास्तविक तरीके से नहीं है। जरूर हम इसके शाब्दिक अर्थों से, यानी एक साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर आत्मा निकाला साइ के माने, और उससे कह दिया आत्मा का विज्ञान है। हिंदी से मनोविज्ञान से मन लिया और मस्तिष्क का या मन का विज्ञान बोल दिया, यानी जो है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इस परिभाषा का भी क्या हुआ, इस परिभाषा का भी खंडन हो गया। और जब इस परिभाषा का खंडन हुआ मेरे भैया तो क्या आया, फिर और लोगों ने मेहनत करी, खूब जोर लगाया, खूब पढ़े लिखे सभी आए। कहा 19वीं शताब्दी तक बात पहुंची। अब जब 19वीं शताब्दी तक बात पहुंची तो क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ भाई कि मनोविज्ञान को क्या कहा कि चूंकि मन और चेतन का आपने सिद्धांत सुना होगा। मन क्या होता है, मन की 2-3 अवस्थाएं होती है, चेतन, अचेतन और अवचेतन। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से एक ऐसा मन जो कि सो रहा है, एक ऐसा मन जो कि जग रहा है, एक ऐसा मन जो कि एकदम से ना तो सो रहा है और ना ही जग रहा है। तो मन की ये अवस्थाएं जो होती हैं, इसमें आप देखिएगा तो जैसे आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो आप क्या होते हैं, आप एक प्रकार से ना तो आपका मन, मतलब एक प्रकार से ना तो आपका मन अवचेतन मतलब कि अचेतन होता है और ना ही चेतन अवस्था में होता है, वो अवचेतन अवस्था में होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, लोगों ने कहा कि चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। और चूंकि चेतना की अगर मैं बात करूं तो विद्वानों ने यह कहकर इसको नकार दिया कि चूंकि चेतना का कोई संबंध मनुष्य के व्यवहारों से नहीं होता है, इसीलिए यह भी परिभाषा नेगलेक्ट कर दी गई, मनोविज्ञान के इस अर्थ को भी नकार दिया गया। तो क्या हुआ भाई, देखिए 19वीं शताब्दी तक आते आते जो चेतना का विज्ञान लोगों ने कहा था, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया गया, इसको भी नकार दिया गया। अब क्या हुआ, विद्वानों की और टोली बटुली और बड़े बड़े विद्वान महारथी आते गए, खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही, लगातार क्या हुआ, सभाएं होती रही, गोष्ठियां होती रही, लोग तर्क वितर्क करते रहे। फिर परिभाषा आई भैया 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी मतलब क्या होता है, जैसे 1901 से लेकर के 2000 के बीच की परिभाषा। ठीक, ये और 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 1800 से लेकर के आप देखिएगा 1900 के बीच का जो एरिया है ये। ठीक, तो आप देखेंगे अब क्या आई भैया, 20वीं शताब्दी आई गए। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान ना ही आत्मा का विज्ञान है, ना ही मन का विज्ञान है, ना ही चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान तो मनुष्य के शुद्ध व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये बात किसने बताई, ई वाटसन महोदय ने बताई। क्या कहा ई वाटसन महोदय ने, ई वाटसन कहे तू सब फर्जी परेशान होता ना देर से, अरे हमसे बताए होते हो कि मनोविज्ञान के परिभाषा और अर्थ बतावे है तो पहले में बता दिया हुई। तो सब कहे हाँ भैया बताओ का बतावा चाहत हो। ई वाटसन बड़े गदगद बाड़ी में एकदम से आए, कहीं लियो बताए दी थे। ई वाटसन का कहे भैया, ई वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। किसका, व्यवहार का। मनुष्य के कई सारे व्यवहार होते हैं और निश्चित तौर पर उसी व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है। तो अब यह परिभाषा सटीक बैठ गई और आज इसी परिभाषा को हम मान भी सकते हैं। ठीक, यानी कि जो है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक, क्लियर हो गई। मनोविज्ञान
व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अच्छा, यहीं पे प्रकृति को स्पष्ट कर दी वाटसन, बड़े विद्वान नहीं है, कहे कि शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध विज्ञान मतलब कि इसका नेचर भी क्या है, साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कि आर्ट का विषय साइकोलॉजी है, बिल्कुल नहीं है तो आर्ट का सब्जेक्ट मनोविज्ञान, लेकिन ये आर्ट के सब्जेक्ट होते हुए भी लगभग 90 से 80% तक आप देखेगा वैज्ञानिकता का समावेश इसमें होता है। मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का प्रयोग करके इसमें किया जाता है। और कुल मिलाकर के वाटसन महोदय की यह परिभाषा बेस्ट परिभाषा है। एग्जाम्स में आपको 1 नंबर दिलवाएगी। अगर ऑब्जेक्टिव की परीक्षा होगी, अगर लिखित की परीक्षा होगी, तो आप इनकी परिभाषा को लिख दीजिएगा कि 20वीं शताब्दी में ई वाटसन महोदय ने मनोविज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा दी। और परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो क्लियर हो गई बातें। तो अब 4 पहलुओं पर आपने चर्चा कर ली। मनोविज्ञान सबसे पहले क्या हुआ, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, खंडन हो गया। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, खंडन हो गया। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, खंडन हो गया। चेतना का विज्ञान क्यों, चूंकि चेतना का कोई संबंध नहीं होता है व्यवहारों से, वो भी खंडित हो गया। इसके बाद में जो अगला आया वो आया 20वीं शताब्दी में, और ई वाटसन महोदय ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो होता है, मनुष्य के जो व्यवहार होते हैं उसी का शुद्ध विज्ञान होता है। तो ये क्लियर हो गई। यानी इन 4 पॉइंटों के माध्यम से आपने लगभग साइकोलॉजी के एक विशेष या साइकोलॉजी का एक आधार आपके अंदर मैंने डाल दिया। तो साइकोलॉजी अब जिंदगी में भूलना है आपको, नहीं भूलना है। कौन ना पूछे तुरंत बता दियो, ठीक। आगे बढ़ो। एक बार भाई जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट हम समझेंगे भाई। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, मनोविज्ञान की परिभाषा पर हम चर्चा करेंगे, यानी डेफिनिशंस ऑफ साइकोलॉजी। डेफिनिशंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की डेफिनिशंस की अगर हम बात करें भाई, तो साइकोलॉजी की डेफिनिशंस में हमने 4 नाम यहाँ पर रखे हैं। एक तो है मैकडूगल महोदय, एक है क्रो एंड क्रो, हस्बैंड वाइफ है क्रो एंड क्रो, थाउस महोदय और जेम्स ड्रेबर। इन चारों व्यक्तियों की परिभाषाओं को हम समन्वित करके एक अपनी परिभाषा भी हम दे सकते हैं। आसानी से नीचे हमने लिख रखा है, अभी चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले मैकडूगल ने जो है साइकोलॉजी की क्या परिभाषा दी, क्या डेफिनेशन बताई। मैकडूगल महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है, क्या कहा है इन्होंने मैकडूगल महोदय ने, कि मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसका, आचरण एवं व्यवहार, आचरण एवं व्यवहार, यानी जो मनुष्य का आचरण होता है, यानी कि वो कैसा आचरण है उसका, यानी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, नैतिकता आदर्श क्या उसमें कैसे कैसे है, इसका अध्ययन करता है मनोविज्ञान। और व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी सिंपली तरीके से बोले तो मनुष्य के व्यवहार और उसका जो आचरण होता है, उस आचरणों का क्या करता है भाई, यथार्थ विज्ञान होता है। क्या, मनोविज्ञान। यथार्थ विज्ञान माने एक प्रकार से शुद्ध विज्ञान होता है, यथार्थ विज्ञान माने शुद्ध एक प्रकार से, ठीक, यानी वास्तविक साइंस। तो मैकडूगल की परिभाषा भी छोटी सी एग्जाम्स में आती रहती है। तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, परिभाषा ध्यान रख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त परिभाषा है। अगले व्यक्ति आते हैं क्रो एंड क्रो, हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है। ये दोनों ने मिलकर कहा कि मैकडूगल से तू अकेले परिभाषा दे रहा, हम दोनों परानी परिभाषा दे भाई। कहा तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा कौन सी आ गई भाई। और आप देखिए क्रो एंड क्रो का नाम शिक्षा शास्त्र में, शिक्षा मनोविज्ञान में आपको खूब मिलेगा, क्योंकि क्रो एंड क्रो ये मनोवैज्ञानिक है दोनों लोग, ठीक। तो इन दोनों लोगों ने क्या बोला कि मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या, मानव व्यवहार तो मान लेते यहीं से मिल गया, ठीक है। और भी चूंकि इन्होंने बताया था कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो इन्होंने क्या कहा क्रो एंड क्रो ने कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार का तो अध्ययन होता ही है, और जो मनुष्य का व्यवहार होता है उसी के द्वारा मनुष्य के बीच के संबंध भी डेवलप होते हैं। तो उन संबंधों का अध्ययन करना भी मनुष्य के जीवन के जो होते हैं, खास करके बिहेवियर से उत्पन्न, जो व्यवहारों से उत्पन्न संबंध होते हैं मनुष्य के, उनका भी अध्ययन हम करेंगे तो उसका वो मनोविज्ञान ही होगा। यानी मनुष्य कैसा व्यवहार कर रहा है और मनुष्य का संबंध कैसा है व्यक्ति के प्रति, किस प्रकार के रवैये को अपनाता है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो वो भी एक प्रकार से साइकोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि
कुरो एंड कुरो ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों इनका क्या है अध्ययन करना होता है। ये भी आपकी परिभाषा कोई जटिल परिभाषा नहीं, सरल परिभाषा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बड़ी समझाने वाली बात। मानव संबंध और मानव व्यवहार इन्हीं दोनों का अध्ययन होता है, इन्हीं दोनों का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के अंतर्गत। इसके अलावा अगले विद्वान आते हैं थाउल्स महोदय। थाउल्स महोदय क्या कहते हैं भाई, थाउल्स महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है, क्या कहा, मनोविज्ञान मानव अनुभव और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान होता है। मानव का अनुभव यानी अनुभव कैसे मिलता है, मनुष्य के व्यवहारों के द्वारा ही अनुभव का पता चलता है। तो यानी उसकी जो अनुभव है, अनुभव समझ रहे हैं आप, जो उसका एक प्रकार से कितने दिन से वो एक प्रकार से रह रहा, किन चीजों को, किन परिस्थितियों, किन घटनाओं में उसने क्या क्या चीजें देखी हैं, उसके हिसाब से उसके अंदर का अनुभव होता है। कहा भी गया है कि जहां न पहुंचे रवि हुआ पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि हुआ पहुंचे अनुभवी। तो भैया अनुभवी जो होता है ये बहुत ही टैलेंटेड होता है, ठीक है। पढ़ लिख करके बहुत बड़े हो जाओ, लेकिन अनुभवी अगर मिल जाएंगे, सारी पढ़ाई लिखाई आपकी रखी की रखी रह जाएगी। तो अनुभवी से मत भिड़िएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। थाउल्स महोदय ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव अनुभव और मानव व्यवहार का यथार्थ विज्ञान होता है। जो मनुष्य के अनुभव होते हैं उन्हीं अनुभवों का अध्ययन करता है, ठीक है। क्योंकि कोई मनुष्य किसी प्रकार की व्यवहार कर रहा है और चूंकि उसके पास अनुभव है तो उसका व्यवहार थोड़ा सा परिवर्तित होगा, अलग व्यवहार होगा। तो उन्हीं व्यवहारों पर हम रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार वो कैसा। तो उसी का उसी व्यवहार का यानी कि मानव अनुभव और उसके व्यवहार का यथार्थ विज्ञान होता है। थाउल्स महोदय ने कहा, उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है और कोई जटिल परिभाषा इनकी भी नहीं है। जेम्स ड्रेबर महोदय ने थोड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा दी, कहा कि तुम लोगों ने जो भी परिभाषा दी है, इन सभी परिभाषाओं को हम अपने अकेले परिभाषा में समेटने का दम रखते हैं। तो मैकडूगल, कुरो एंड कुरो, थाउल्स ने कहा कि हाँ देखी तार परिभाषा कितनी बड़ी है भैया। कहा कि अच्छा, तो जेम्स ड्रेबर महोदय कहने लगे कि सुनो, अब जब कहिन कि बताए दो परिभाषा, तो सुनो परिभाषा का दिहिन जेम्स ड्रेबर कहने लगे। अच्छा हिंदी में ना ही कही ना जेम्स ड्रेबर, ये वो अपने भाषा में बोले रहा जहां कोई रहे, ठीक। इसी प्रकार से जितने विद्वान हैं अलग अलग भाषा में दिए थे, लेकिन ये अनुवादित चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखिए यथार्थ, यथार्थ एक जटिल शब्द है, यानी यथार्थ माने होता है पूर्णतः सत्य, ठीक, यथार्थ सत्य, इसीलिए यथार्थ। तो ये सब क्या है, एक अनुवादिक शैली में, ठीक है। देखिए जेम्स ड्रेबर कहने लगे कि मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान यानी बड़ा विज्ञान, ठीक है, अच्छा विज्ञान, यथार्थ विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, विधायक विज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है, वह विधायक विज्ञान है जो क्या करता है, व्यक्तियों एवं पशुओं, देखें एक नई बात बोली जो है जेम्स ड्रेबर महोदय ने, क्या कहा कि व्यक्तियों एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इन मनुष्यों के और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किस अर्थ में किया जाता है, इसको भी इन्होंने आगे बताया। कहा कि इस अर्थ में इनका अध्ययन किया जाता है, चाहे वो मनुष्य के व्यवहार हो और चाहे वो पशुओं के व्यवहार हो, उनका इस अर्थ में अध्ययन करता है मनोविज्ञान। किस अर्थ में, जिसमें व्यवहार को विचारों तथा भावनाओं के इस आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। जो आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति होती है, विचारों और भावनाओं के आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं, उन्हीं व्यवहार के विचारों को, यानी जिसमें व्यवहार को विचारों तथा भावनाओं के इस आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं, उस अर्थ में हम जो है पशुओं और व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और जो शास्त्र में जिस शास्त्र के द्वारा करते हैं वो शास्त्र या विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर होगी बातें। क्या कहा कि मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो व्यक्तियों एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इस अर्थ में करता है, या करता है जिसमें व्यवहार को विचारों तथा भावनाओं के इस आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। यानी जो भावनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं मनुष्य के व्यवहार के या पशुओं के व्यवहार के, उनका जो अंदर उनके चल रही चीजें हैं, उनकी अभिव्यक्ति, उनको एक प्रकार से दूसरों के समक्ष कैसे प्रस्तुत करता है, ये अभिव्यक्ति करने की एक प्रकार से अध्ययन उस अर्थ में हम करते हैं। ठीक है, यानी वो किस प्रकार से अपने आंतरिक मूल्यों को, आंतरिक अनुभवों को, आंतरिक विचारों को, आंतरिक
चीजों को वो किस प्रकार से क्या करता है, वो क्या करता है भाई, वो अभिव्यक्त करता है। जीवन की अभिव्यक्ति, आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति, यानी आंतरिक जीवन में जो चल रही चीजें हैं उसको अभिव्यक्त कैसे करता है, तो उसी अभिव्यक्ति जो विचारों और खास करके भावनाओं के द्वारा व्यवहार को विचारों एवं भावनाओं कि इस आंतरिक जीवन की जो अभिव्यक्ति मानते हैं, उसी अर्थ में जो होता है मनुष्य एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर के ये परिभाषा भी बड़ी जबरदस्त परिभाषा है। किसकी है भाई, तो ये जेम्स वेबर की परिभाषा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन सभी लोगों की परिभाषा और पिछले अर्थ को समझे जो मैंने बताया, तो कुल मिलाकर के हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है बबुआ, मनोविज्ञान जो होता है मेरे भैया मेरी बहनों, मनोविज्ञान में क्रिया क्या होती है, क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, कार्य कारण होता है, परिणाम भी निकलता है, ये सभी का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। यानी क्रिया, प्रतिक्रिया, कार्य, कारण, परिणाम, ये सभी का प्रभाव पड़ता है किस पर, मनोविज्ञान में खास करके। इसके अलावा आप देखिएगा स्मरण हो गया, कल्पना हो गई, व्यक्ति स्मरण करता है, किसी चीज को सोचता है, कोई चीज विचारता है, वो सब ठीक है। किसी की मतलब कोई कल्पना करता है, कोई सोच कर रहा है कल्पना, जैसे कि बादल को मेघों मतलब बादलों को दूध बनाकर कैसे भेजना है, ठीक है, या पवन दूतिका की बैठी खिन्ना, एक दिवस वो गेह में थी अकेली, आसे आके आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते, ठीक है। यानी कि पवन दूतिका एक रचना है, जो है एक कविता है, किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता है। और प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य है। हिंदी साहित्य की बात किया तो खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास, उसी से एक अंश है पवन दूतिका। उसमें राधा जी भगवान श्री कृष्ण के पास पवन को यानी कि हवा को दूध बना करके भेजती हैं, तो ये भी एक कल्पना ही है। जितने भी हिंदी साहित्य कवि हुए हैं या जो है इंग्लिश साहित्य के कवि हुए हैं या फिर अन्य किसी साहित्य कवि, उन लोगों ने संस्कृत में आप देखिएगा कि महाकवि कालिदास, उन्होंने बादलों को दूध बना करके भेजा था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, कल्पना खूब की जाती है। तो स्मरण करना यानी किसी चीज को ध्यान में लाना, कल्पना करना हो गया, विस्मरण यानी कोई चीज को आप सोच रहे हो बड़े ध्यान से, संवेग यानी आपके जो इमोशंस वगैरह होते हैं वो सब, संवेदनाएं जो होती हैं वो सब, ठीक है, संवेदनाएं कई प्रकार की होती है। तो इन सभी का अध्ययन खास करके मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसका किसका भाई, तमाम सारी क्रिया प्रतिक्रिया मनुष्य की होती है, मनुष्य के आंतरिक मन की होती है, हर व्यक्ति की होती है, क्रिया प्रतिक्रिया, कार्य कारण परिणाम, ये तमाम प्रकार की चीजें का, इन सभी का प्रभाव पड़ता है मनोविज्ञान पर। और खास करके जो है स्मरण, कल्पना, विस्मरण, संवेग, संवेदना, ये सभी का अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के मनोविज्ञान की इस प्रकार से आपने अर्थ और परिभाषा को समझा। अब थोड़ा सा इसकी प्रकृति के बारे में और इसकी प्रयोगात्मक विधियों के बारे में अगर टाइम मिलता तो मैं चर्चा करने का प्रयास, और विषय क्षेत्र के बारे में। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग भाई फटाफट से। चलिए तो अब हम चर्चा करेंगे भाई कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है, और इसी प्रकृति के साथ साथ मतलब की जो प्रयोगात्मक विधियां हैं, चूंकि प्रयोगात्मक विधियां हैं इसीलिए इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। और अगर सामाजिक विज्ञानों की मैं बात करूं तो सामाजिक विज्ञानों में सबसे वैज्ञानिक अगर कोई विषय वस्तु है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या इस प्रकार से एजुकेशन, इन सभी में जियोग्राफी, इन सभी में अगर देखेंगे सबसे अधिक साइंटिफिक सब्जेक्ट, तो मतलब कि सामाजिक विज्ञानों में सबसे अधिक साइंटिफिक सब्जेक्ट आपका मनोविज्ञान ही आता है, यानी कि साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी जहां एक तरफ विधायक विज्ञान है, वही एक तरफ देखिएगा ये सामाजिक विज्ञानों से भी इसका नाता दूर नहीं है, अर्थात ये एक विज्ञान भी है और एक ह्यूमैनिटीज का भी सब्जेक्ट है, अर्थात इसमें दोनों तरीके की जो है प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। लेकिन वैज्ञानिक प्रवृत्ति इसमें जो है जो मानवीय प्रवृत्तियां होती हैं उनसे ज्यादा मिलती हैं, ठीक। तो इसकी प्रयोगात्मक विधियां और प्रकृति इसके साथ चर्चा करेंगे, और इसके अलावा इसके विषय क्षेत्र पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपका लगभग पूरा का पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, विषय क्षेत्र, ठीक, यानी स्कोप। तो विषय क्षेत्र भी हम इसके अंदर चर्चा कर लेंगे। तो विषय क्षेत्र, प्रकृति, अर्थ, परिभाषा, ये सब आपका हो जाएगा, आपका चैप्टर 1 लगभग पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, और मनोविज्ञान की प्रकृति के साथ ही साथ हम इसके कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके प्रयोगात्मक विधियां, इसके प्रयोगात्मक विधियां में हमने जो नीचे जो परिभाषा लिखी थी वो भी इसमें प्रयोगात्मक विधियों में आप डाल सकते थे।
चूंकि उसमें आप देखिएगा चाहे वो जो है क्रिया हो, चाहे प्रतिक्रिया, कार्य कारण हो या परिणाम, मतलब कि जो है एक प्रकार से जो इन सभी का परिणाम जो होता है खास करके पड़ता है। यानी कि आप देखिएगा क्रिया, प्रतिक्रिया, कार्य कारण, इन सभी का परिणाम और परिणाम, इन सभी का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है किस पर, साइकोलॉजी पर। तो खास करके प्रयोगात्मक विधियों के तहत ही पड़ता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मनोविज्ञान जो होता है इसमें आप देखते हैं ज्ञानात्मक क्रियाओं का, जैसे कि स्मरण करना, कल्पना करना, विस्मरण करना, संवेग हो गया, संवेदना, इन सभी का भी अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा यही होती है प्रयोगात्मक विधियां। ठीक है, क्लियर हो रही बातें। तो यही सब करना था, तो इसको मैंने शुरुआत लास्ट में ही आपको बता दिया था इन चीजों को, तो इसीलिए हमने इसको वहां पर नहीं लिखा। बाकी वही चीज थी, प्रकृति के अंतर्गत ही उन चीजों को भी समाहित करने का प्रयास हमने किया है। 10 पॉइंट जो है साइकोलॉजी की प्रकृति को हम देंगे, उसके बाद में हम जो है मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, जिसमें हम तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मनोविज्ञान का व्यक्ति मतलब मनोविज्ञान जो होता है व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है। यहाँ पर मैंने इसको यह लिखा है, तो ये भी एक प्रयोगात्मक विधियों के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक, इसके अलावा आप देखिएगा मनोविज्ञान का संबंध वातावरण से भी है और वातावरण के प्रति अनुक्रिया का भी अध्ययन करता है। यानी मानव के भौतिक और सामाजिक व्यवहार का, दोनों व्यवहारों का, सामाजिक व्यवहार हो चाहे भौतिक व्यवहार हो, सभी व्यवहारों का अध्ययन भी करता है। तो इसको भी हमने इसमें समाहित करने का प्रयास, तो ये भी आप इसके प्रयोगात्मक विधियों में रख सकते हैं। तो बस इतना सा था। यानी कुल मिलाकर के आप देखिएगा मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए मैं यहीं पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मनोविज्ञान एक प्रकार से साइंस के बहुत नजदीक है और सामाजिक विज्ञानों की थोड़ा सा कम, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में सबसे अगुआ विज्ञान मतलब कि एक प्रकार सबसे वैज्ञानिक विज्ञान यही माना जाता है। इसीलिए इसकी प्रकृति आप देखिएगा ये वैज्ञानिक प्रकृति के ही अंश है, क्योंकि वह विषय वस्तु जो कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके वैज्ञानिक प्रविधियों के तहत क्या करती है, अध्ययन करती है, उसको हम वैज्ञानिक विषय वस्तु कहते हैं। जिसमें आप देखते हैं ये बिल्कुल करता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। साइकोलॉजी जो है ये वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करके जो है उसमें अध्ययन किया जाता है, हर एक पहलू की चर्चा की जाती है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। तो कुल मिलाकर के ये वैज्ञानिकता से अधिक नजदीक है, इसीलिए इन पहलू पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात भाई देखिएगा सभी लोग, सबसे पहली बात है कि मनोविज्ञान की प्रकृति का पहला पॉइंट देखिएगा, इसकी प्रकृति जो है सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक माने क्या होता है, यूनिवर्सल। यानी साइकोलॉजी का जो नेचर है वो कैसा है, यूनिवर्सल है। ठीक है, नेचर ऑफ साइकोलॉजी कैसे है, तो यूनिवर्सल है, सार्वकालिक है, सभी कालों में समान रहने वाली। या सार्वकालिक माने एक प्रकार से जो सिद्धांत दिए जाएंगे वो सर्वकाल के लिए दिए जाएंगे, किसी एक काल के लिए, किसी एक समय के लिए नहीं है। आज जो चीजें उस समय थी वही चीजें आज भी है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि या मतलब जो इसकी प्रकृति है मनोविज्ञान की वो क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। जैसे कि सूर्य अगर पूरब से उगता है और सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये क्या है, एक प्रकार से सूर्य की प्रकृति है कि सूर्य हमेशा पूरब से ही उदय होता है और पश्चिम को ही अस्त होता है। तो ये उसकी उदय सविता ताम्रस्ताम संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। सूर्य की एक प्रकृति है कि वो चाहे उदय होता है तो भी लाल होता है, अस्त होता है तो भी लाल होता है। इसी प्रकार से हम लोगों को चाहे सुख हो चाहे दुख हो उसमें क्या करना चाहिए, हमेशा और हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। ना तो दुख में ज्यादा दुखी हो जाए और ना सुख में बहुत ज्यादा खुशी हो जाए। ठीक है, उसका भी एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी चीज में डूब जाते हैं तो आप पर एक प्रकार से ऐसी चीज बनिए जैसे सूर्य भगवान है, वो उदय होते तो भी उतना लाल होते, ना कोई गम और न जान मतलब ना आने का कोई खुशी न जाने का कोई गम। ओके, भगवान सूर्य को ये देखा कभी आपने कि अस्त हो रहे तो उतना लाल नहीं, अस्त होते तो और लाल होते हैं। तो एक प्रकार से जानिए कि अगर शाम हुई है तो सवेरा होगा। ठीक, ये क्लियर बात आप ध्यान रखिएगा। तो चीज क्लियर हो गई आपकी। तो इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, यानी सभी कालों के लिए वही प्रकृति है। परिवर्तन चूंकि मनोविज्ञान की एक प्रकार से प्रकृति में बसा हुआ है, परिवर्तन इसमें होता रहता है। परिवर्तन के हिसाब से इसकी परिभाषाएं समय समय पर बदलती रही। हमने शुरुआत में ही चार अर्थ इसके बताए थे। एक मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, फिर मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, फिर मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, फिर मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान में क्या होता है कि धीरे धीरे करके और अब मनोविज्ञान को अलग नजरिए से लोग देखने लगे हैं।
तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से वैज्ञानिकता आ रही है या जिस तरीके से मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता जा रहा है, जिस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है, अपने जीवन को बढ़ाता जा रहा है, उसी प्रकार से जीवन में खास करके तमाम प्रकार के चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उन सभी परिवर्तन को ध्यान में रख करके मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो भी परिवर्तित होती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप जो मनोविज्ञान की डेफिनेशंस होती है, परिभाषाएं होती हैं, वो भी समय समय पर बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके सिद्धांत सर्वकालिक होते हैं, यानी सिद्धांत जो आज के 10 साल पहले दिया गया था वो सिद्धांत आज भी हम फॉलो कर सकते हैं। हालांकि उसमें अगर कुछ त्रुटियां होती तो उसको संशोधित भी किया जाता है, लेकिन अधिकतर सिद्धांत जो सार्वकालिक ही हैं। ठीक, इसके अलावा शाश्वत समझते हैं? शाश्वत माने हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा बने रहने। एक प्रयोगात्मक सब्जेक्ट है, एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है मनोविज्ञान के ही द्वारा आप देखते हैं चूहों पर प्रयोग किया गया, स्किनर महोदय हो गए या क्रो एंड क्रो महोदय हो गए, या इसी प्रकार से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने बुद्धि परीक्षण किया, IQ लेवल निकालने के लिए बहुत सारे परीक्षण जानवरों पर परीक्षण किए गए। तो मनोविज्ञान ये पशुओं का भी अध्ययन करता है, यानी कि मनुष्य के व्यवहार के साथ ही साथ ये पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। एक बंदर को क्या हुआ था, एक सिद्धांत आपको मनोविज्ञान का बड़ा रुचिकर याद आ गया मुझे, आप सुन लीजिए इसी बात पर। एक क्या था कि भाई जो है 4 6 10 बंदर थे, 10 11 बंदरों का एक समूह था। उसमें एक लीडर जो है बंदर था, उसका नाम सुल्तान था, शायद रखा गया था सुल्तान, उस बंदर का नाम था। यानी कि एक बंदर की टोली थी, बंदर की मुखिया था सुल्तान, सरदार बंदर था वो। अब क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक था, तो उसने क्या किया कि कहा कि मतलब उसको शोध करना था बंदरों पर, बंदरों के दिमाग पर। तो उसने क्या किया कि एक पंखा था, एक पंखा वाला होता, उसी में क्या कर दिया, 1-2 दर्जन केला ला करके उसी पंखे में लटका दिया, और क्या किया, एक कोने में जाकर के एक टेबल रख दिया, और टेबल रख दिया एक कोने में, और बंदरों को क्या कर दिया, बंदरों को उसी कमरे में छोड़ दिया। सभी को 9-10 बंदर जो थे उन्हीं को एक कमरे में छोड़ दिया। अब हुआ क्या भाई कि और कमरा बंद कर दिया, केला ऊपर लटक रहा है। हर बंदर क्या हुए, सभी बंदर जो थे, चूंकि उनके पास थोड़ा सा क्या था, वो था क्या बोलते हैं, साहिबे वक्त हो गुरूर ना हो, मैं पिया जाए सुरूर ना हो। यानी ठीक इसी प्रकार से, यानी साहिबे वक्त मतलब जकरे लगे धन हुए वो ज्यादा गुरूर ओकरे लगे ना हुए। यानी कि अगर आपके पास धन हुए, बहुत लोगों के पास धन होता है, बड़े घमंड में रहते, बोल चाल बंद कर दिए थे। तो इसी प्रकार से साहिबे वक्त हो गुरूर ना हो, और मैं पिया जाए, आप मदिरा पिए, शराब पिए, और आप थोड़ा सा झूमे ना, सुरूर ना हो, आपको ये हो ही नहीं सकता। तो एक प्रकार से तो ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब जो बंदर थोड़ा सा युवा थे, हष्ट पुष्ट थे, यानी कि युवा अवस्था में थे, जवान थे, उन लोगों के पास ऊर्जा ज्यादा थी। कहते नहीं कि हाँ, एक प्रकार से जो होता है, जब तक खून एक प्रकार से उबाल मार रहा होता है, गर्म होता है, तब तक क्या होता है, बहुत शरीर में ऊर्जा होती है। क्या कर लेंगे, हमेशा लोग झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। मतलब कि जो युवा पीढ़ी के लोग हैं खास करके उनको देखिएगा, तो क्या होता है कि इसमें खास करके क्या हुआ, जो जवान बंदर थे, जो युवा बंदर थे, वो सभी लोग क्या कर रहे, केला देखा कि लगा है, बस कहीं ना मार के बसाए दी थे, केला पूरा खा लिया। क्या किए, सब कूदने लगे भैया, जितने बंदर थे एक एक करके सब ने अपनी अपनी इच्छा पूर्ण कर ली, और सब लास्ट में थक करके आराम से आकर के बैठ गए, मुरझुला करके। सबकी ऊर्जा छीड़ हो गई, भूख से एकदम से पेट क्या हो रहा था, खलबली चूहे मच रहा था। तो सब मतलब कि उनके दिमाग में आया, सब बंदरों के, उन्होंने कहा कि सरदार जी आप कुछ बताओ। सरदार जी तब तक ना, सरदार बुढ़ा था, थोड़ा सा मतलब कि उसकी एनर्जी थोड़ा सा कम होने लगी थी। बंदर जो है एनर्जी में सबसे अधिक होता है, अधिकतर बंदर को आप देखिएगा एनर्जी उनके पास अधिक मात्रा में होती है। तो क्या हुआ, जो बूढ़ा बंदर था, यानी जो सुल्तान नाम का बंदर था, उसने क्या किया, कहा बेटा वो टेबल जो किनारे रखा उसको उठा लो। तो उस बंदर ने क्या किया, दिमाग लगाया, यानी कि सूझ का सिद्धांत। उसने क्या देखा, सूझ, यानी इतने बंदर जब हमसे युवा बंदर कूदे और वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो उसके दिमाग में एक सिद्धांत का विकसित हुआ। उसके दिमाग में एक जो है चीज आई कि अगर इस टेबल पर ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो क्या होगा, यानी उसको एक प्रकार से क्या हो, उसके दिमाग में बढ़ोतरी हुई, यानी सूझ का सिद्धांत। उस कठिन परिस्थिति में सूझ, यानी कि ऐसे कोई तैरना नहीं जानता, उसको अगर पानी में फेंक देंगे तो मरने के डर से वो तैरना शायद सीख जाए। तो ये होता सूझ का सिद्धांत। तो क्या हुआ, उसको टेबल को उठाया उस बुढ़े बंदर ने, वहां पर रखा, और मतलब खुद चढ़ा और क्या किया, केला को तोड़ा और सभी ने फिर खाया। तो एक प्रकार सूझ का सिद्धांत, यानी सूझबूझ के साथ उसने क्या किया, केले को खा लिया, और जो बाहर व्यक्ति थे यानी जो वैज्ञानिक थे वो आए देखे और उसके बाद फिर छोड़ दिया। इस प्रकार से आप देखिएगा, इसी प्रकार से चूहों को बंद किया गया एक मशीनदानी बना करके, चूहेदानी बना करके, किस तरीके से मतलब कई प्रकार के शोध जानवरों पर भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो मनोविज्ञान की प्रकृति है, जो साइकोलॉजी की प्रकृति है, वो सार्वभौमिक है। ये पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा।
मनोविज्ञानिक की जो प्रकृति है ये क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति सार्वकालिक सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है, सार्वकालिक है, हर कालों में होने वाली, इसके अलावा शाश्वत हमेशा रहने वाली प्रकृति है। ठीक, ऐसा नहीं यानी वैज्ञानिक पूर्ण रूप से मान सकते हैं इसको। लेकिन चूंकि ह्यूमैनिटीज का इसका एक पक्ष ह्यूमैनिटीज के भी जो है किनारे लगा है, तो इस प्रकार से हम इसको पूर्ण वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जितने भी विषय हैं उनके नजदीक मानते हैं, और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं पे उसमें सबसे अगुआ या सबसे राजा मान सकते हो इसको। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह सजीवों के व्यवहार का विज्ञान। सजीव माने क्या होता है, ऐसी चीजें जो कि सजीव हो, यानी सजीवों का जो व्यवहार है, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, कोई भी प्राणी हो, बस वो सजीव हो, तो उसका जो व्यवहार होता है उसी पर रिसर्च होता है मनोविज्ञान में, यानी सजीवों के व्यवहार का विज्ञान है क्या, साइकोलॉजी। तो ये भी इसकी प्रकृति है क्या, कि मनोविज्ञान सजीवों के व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर हो गई बातें, दो पॉइंट आपकी क्लियर हो गई। अगला पॉइंट है कि यह न केवल व्यवहार का अध्ययन करता है, यहीं पर देखिएगा इसकी प्रकृति को हम स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है कि न केवल मनोविज्ञान व्यवहार का ही अध्ययन करता है, बल्कि या अपितु ये मानव व्यवहार को जितने प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जितने प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, उन सभी तत्वों का, उन सभी कारकों का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। नेचर इसका क्या है कि यह ना केवल व्यवहारों का अध्ययन करता है मनुष्य के, बल्कि मनुष्य के व्यवहार को बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, और उन प्रभावित करने वाले मनुष्य के व्यवहार के वाले, जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। अर्थात इसकी प्रकृति यह है कि प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं मनुष्य के व्यवहार को, उसको भी, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, चाहे वो उसके दिमाग की मैं बात करूं, और चाहे उसके व्यवहार की बात करूं, उसके आचरण की बात करूं, या फिर उसके चरित्र की बात करूं। आप देखिएगा समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, और वो क्यों परिवर्तन होता है, उन तमाम प्रकार के जो कारण होते हैं उनका भी अध्ययन करता है। ठीक, तो ये इसकी प्रकृति है। अगला पॉइंट समझिएगा, चौथी पॉइंट है इसको लेकर के, चौथा पॉइंट है कि मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका भाई, मनुष्य, इसमें ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका भाई, मनोविज्ञान में खास करके आप देखिएगा इसमें ज्ञानात्मक क्रियाएं, मनुष्य के ज्ञानात्मक क्रियाएं, जैसे कि जो ज्ञान उत्पन्न करने वाली है, खास करके चेतना, जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, उसके द्वारा ही सारी जो चीजों की उपज होती है खास करके। तो जो ज्ञानात्मक क्रियाएं होती है, जो ज्ञान से जुड़ी हुई क्रियाएं मनुष्य की होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, यानी कि ये भी वैज्ञानिक प्रकृति को स्पष्ट करता है। इसके अलावा जो मनोविज्ञान की प्रकृति है उसमें पॉइंट आप लिखिएगा कि मनोविज्ञान जो होता है यह व्यक्ति के भौतिक तथा सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी व्यक्ति का चाहे वो भौतिक व्यवहार हो या सामाजिक व्यवहार हो, वो तमाम प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन साइकोलॉजी करता है। क्लियर हो गई बातें, यानी साइकोलॉजी जो फिजिकल चीजें होती हैं, जो फिजिकल आपका जो है बिहेवियर होता है, या फिर आपका जो सोशल बिहेवियर होता है, तो साइकोलॉजी जो है ये जो फिजिकल बिहेवियर और सोशल बिहेवियर इन दोनों का अध्ययन करता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, यानी कि मनोविज्ञान व्यक्ति के भौतिक और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, इसीलिए यह और वैज्ञानिक हो जाता है। इसके अलावा इसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए अगला पॉइंट आप समझिएगा। अगला पॉइंट ये है कि मनोविज्ञान क्या है, एक विधायक विज्ञान है। विधायक माने होता है बढ़िया विज्ञान है, ठीक है, यानी विज्ञान के मामले में बढ़िया विज्ञान है। मैंने शुरुआत में ही आपको इसीलिए बता दिया था कि ये अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में सबसे अधिक वैज्ञानिक विषय वस्तु है मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी। तो इसीलिए इसको कहा था कि मनोविज्ञान विधायक। विधायक किसको कहते हैं, जो एक प्रकार से विधायक यानी एमएलए जिसको कहते हैं, जिसको जनता ने एक प्रकार से बड़ा, तो यानी सभी विज्ञानों में सबसे ऊपर है, विधायक है, बड़ा है। ठीक, ये वैज्ञानिक श्रेणी में, मतलब कि सामाजिक विज्ञानों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, तो मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, इसमें क्रिया, प्रतिक्रिया, कार्य, कारण और परिणाम, इन सभी का प्रभाव पड़ता है किस पर, मनोविज्ञान पर। यानी मनोविज्ञान पर आप देखिएगा एक ऐसा विज्ञान है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, प्रतिक्रिया, कार्य, कारण का प्रभाव पड़ता है, परिणाम का, इस सभी का प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए वैज्ञानिक होता है। और ये प्रयोगात्मक विधियों के अंतर्गत ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपसे प्रश्न उत्तर अधिक मात्रा में नहीं आता है, आपको अर्थ, प्रकृति, परिभाषा और विषय क्षेत्र, यहाँ से आपको लगभग 15 नंबर के प्रश्न आपको एग्जाम्स में दिखेंगे। मिड टर्म की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी हूबहू इससे पूछा जाएगा प्रश्न। तो लगभग आपका मिड टर्म इसी से
एक लेक्चर से लगभग आप जो है एक प्रश्न आसानी से कर दे पाएंगे, ये प्रश्न अवश्य आएगा उसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगला पॉइंट आप सभी लोग देखिएगा, अगला पॉइंट आपका है भाई, देखेंगे सभी लोग अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि मनोविज्ञान में मानव के अलावा पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि मैंने शुरुआत में ही बताया समस्त सजीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सजीवों में पशु और मनुष्य दोनों आते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं या फिर छोटे छोटे जीव जंतु जो है वो सब आ जाते हैं। तो मनोविज्ञान में मानव के अलावा भी पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। खास करके पशुओं पर बहुत ज्यादा रिसर्च होते रहते हैं, ठीक है। आप शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़िएगा, बहुत सारे रिसर्च आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान में मानव के अलावा पशुओं और व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ये भी एक प्रकार से बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मनोविज्ञान की परिवर्तनशील प्रकृति, मनोविज्ञान की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण ही समय समय पर इसकी परिभाषाएं बदलती रहती है। क्योंकि मनोविज्ञान का नेचर क्या है, परिवर्तनशील है, और जिस भी विषय वस्तु का नेचर परिवर्तनशील होता है वो एक प्रकार से वैज्ञानिक विषय वस्तु की श्रेणी में आ जाता है, ठीक। तो इसी प्रकार से क्या है, चूंकि मनोविज्ञान की परिभाषाएं इसलिए बदलती रहती समय समय पर क्योंकि इसकी प्रकृति जो होती है वह भी बदलती रहती है। क्योंकि इसकी जो है प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील रहती है, और इसी कारण से क्या होता है, समय समय पर मनोविज्ञान की परिभाषाओं में भी आपको चेंजमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। तो ये भी एक प्रकार से इसकी वैज्ञानिकता पर खरा उतरता है। इसके अलावा इसकी प्रकृति को हम समझने के लिए अगले पहलू पर चर्चा करेंगे। 9वां पहलू है कि मनोविज्ञान सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक है, इसके सिद्धांतों को जीवन में अपनाया जाता है। यानी मनोविज्ञान की बात किया है तो इसके सिद्धांत कैसे भाई, मनोविज्ञान की अगर बात किया है तो सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों पर ध्यान दीजिएगा। सैद्धांतिक यानी प्रिंसिपल्स, प्रयोगात्मक माने यानी कि प्रैक्टिकल, यानी कि सिद्धांत तो दिए जाते हैं, यानी कि जो है जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को हम तो दे देते हैं और उस प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात मात्र सिद्धांत ही नहीं देता, ये क्या करता है, उसका प्रैक्टिकल भी करवाने में सक्षम है। अर्थात ऐसी विषय वस्तु ये है जिसके अंतर्गत सैद्धांतिक तो यानी सिद्धांतों को देने के साथ साथ ये प्रयोगशाला में उसका आप प्रयोग भी कर सकते हो, ये विषय वस्तु है। इसीलिए अपनी वैज्ञानिकता पर हमेशा सर्वमान्य विषयों में आती है, हर वैज्ञानिक विषयों से, मतलब हर सामाजिक विज्ञानों से ये उच्च श्रेणी में आती है। तो मनोविज्ञान सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक दोनों है, इसके सिद्धांतों का जीवन में आप अपना भी सकते हैं, जीवन में इसको प्रयोग में ला भी सकते हैं। इसके अलावा अगले पॉइंट की मैं बात करूं, अगला पॉइंट है आपका मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है। किसके रूप में भाई, तो मनोविज्ञान जो होता है ये व्यक्ति का अध्ययन जो क्या करता है, मनोदैहिक यानी कि मन के हिसाब से जो एक प्रकार से जो दैहिक क्रियाएं होती हैं उसका, प्राणी की, तो मनोदैहिक क्रियाएं जो है प्राणी के रूप में मनोविज्ञान जो करता है व्यक्ति का अध्ययन करता है कि ये मनोदैहिक प्राणी है, और उसी के रूप में ये उसका जो व्यवहार होता है, उसकी जो आचरण होता है, उन सभी का यथार्थ तरीके से अध्ययन करने का प्रयास मनोविज्ञान करता है। तो ये 10 पहलू आपने अगर समझ लिया, निश्चित तौर पर इन 10 पहलुओं के माध्यम से आप लोगों ने मनोविज्ञान की प्रकृति को समझ लिया। निश्चित तौर पर अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि मनोविज्ञान की प्रकृति आखिरकार क्या है, और जब भी एग्जाम से प्रश्न पूछा जाएगा इन 10 पहलुओं पर आप लिख दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको जितने नंबर का प्रश्न होगा सारे के सारे नंबर मिलेंगे। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स साथ साथ बना लीजिएगा, ताकि मैं नोट्स प्रोवाइड आपका इसका मतलब कि चूंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं इसको फिर कॉपी में लिख करके आपको प्रोवाइड करवाऊं, तो आपको करना क्या है कि बस ये जो चीजें हमने यहाँ पर लिखी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपना खुद लिखेंगे और भी आपके दिमाग में जो है चीजें आ जाएंगी। ओके, वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि 2 बार में आप क्या होगा, आपके सारे जो सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मनोविज्ञान आप पहली दफा अगर पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत हो रही होगी आपको, लेकिन फिर भी मैंने इतना सरल तरीके से आपको बताया है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बातचीत बिल्कुल भी ना करें। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला आपका है मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में बात की, यानी कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इसको कहते हैं।
तो मनोविज्ञान का हमने नेचर समझा, हमने उसकी मीनिंग समझा, हमने उसका एक प्रकार से मीनिंग के अलावा हमने डेफिनेशन समझा और कॉन्सेप्ट को भी समझा। यानी कॉन्सेप्ट मतलब होता है मीनिंग और डेफिनेशंस को मिला दे तो कॉन्सेप्ट हो जाता है। यानी कि मनोविज्ञान की अवधारणा अगर पूछेगा तो अर्थ और परिभाषा लिखना होता है, अर्थ पूछेगा तो अर्थ, परिभाषा पूछेगा परिभाषा, नेचर यानी प्रकृति हो गई, और स्कोप यानी कि विषय क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र की बात की जाए तो आपको यहाँ पर पता होगा ये सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, व्यक्ति विभेदों का मनोविज्ञान, इसके अलावा बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, जन्म मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकास मनोविज्ञान, इन सभी का अध्ययन करता है। तो इसके अगर विषय क्षेत्र की बात की जाए तो मनोविज्ञान की खास करके अगर विषय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे विज्ञानों का हम अध्ययन करते हैं। इसमें खास करके अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, किसकी बात की जाए, इसमें अगर हम बात करें खास करके, देखिए सबसे पहले सामान्य मनोविज्ञान की। सामान्य मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान होता है जिसके अंतर्गत आप देखते हैं ये एक प्रकार से सबसे बड़ा क्षेत्र होता है मनोविज्ञान का। इसी के अंतर्गत सभी पहलुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। किसके अंतर्गत? सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत। सामान्य मनोविज्ञान जो होता है, खास करके वुडवर्थ महोदय इसकी बड़ी अच्छी तरीके से बताते हैं कि मनोविज्ञान जीवन की समस्त परिस्थितियों में होने वाली अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। और यहाँ अनुक्रियाओं से तात्पर्य क्या है भाई कि प्रक्रियाएं, समायोजन जो होता है, क्रियाएं जो होती, जो व्याख्याएं की जाती हैं, तो वो सब सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आप देखते हैं पशुओं और इन सभी का जो व्यवहार होते हैं उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका सामान्य मनोविज्ञान। ठीक, इसके सामान्य मनोविज्ञान में जैसे कि क्या क्या अध्ययन करते हैं हम, जैसे कि संवेदना हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, स्मृति चिंतन हो गया, संवेग हो गया, अधिगम हो गया। अधिगम माने सीखना, यानी कि जो एक प्रकार से जानने की इच्छा। अधिगम माने क्या होता है? सीखना, सीखने की कला को, सीखने की क्रिया को हम अधिगम कहते हैं। ठीक, तो ये सब मनोविज्ञान के अंतर्गत, सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत बात की जाए और जो इसको हम जनरल साइकोलॉजी कहते हैं। असामान्य मनोविज्ञान को अब नॉर्मल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अब नॉर्मल मनोविज्ञान। अब नॉर्मल मनोविज्ञान जो होता है इसकी बात की जाए तो ये जो होता है खास करके संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 2% में आप देखिएगा। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं विकृत टाइप के होते हैं, विचित्र होते हैं, असामाजिक व्यक्ति होते हैं, कुछ असामान्य व्यवहार होते हैं, यानी ऐसे व्यवहार जो कि हम प्रचलन में नहीं होते हैं और किसी किसी व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। असामाजिक व्यवहार हो गए, असामान्य व्यवहार, तो यानी इसमें सब चीज सामान्य से अलग, एक प्रकार से अलग होता है। कम से कम 2% जो है लोगों में ये व्यवहार पाए जाते हैं, असामान्य व्यवहार। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये अब नॉर्मल चीजें होती हैं। इसमें असामान्य मनोवैज्ञानिक में आप देखिएगा तमाम प्रकार के, जैसे कि जो तमाम प्रकार के जो विकार होते हैं, मनोदैही मतलब कि एक प्रकार से जो मनोविकार होते हैं खास करके, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत मनोविज्ञान की बात की जाए तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान की बात की देखिएगा, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या रखेंगे, यानी उसको जो हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी में खास करके आप देखते हैं व्यक्ति का पर्सनल तरीके से अध्ययन होता है कि इस व्यक्ति का अंतर्मुखी, यानी कि व्यक्ति की आंतरिक चीजें क्या है, बाहरी चीजें क्या है, और भी उस किस प्रकार का व्यवहार एक पर्सनल व्यक्ति करता है। प्रत्येक मतलब एक जब किसी डीप में किसी एक व्यक्ति पर रिसर्च होता है तो वो खास करके व्यक्तिगत मनोविज्ञान होता है। इसके अलावा क्या होता है कि व्यक्ति विभिन्नता का भी अध्ययन होता है। व्यक्तिगत विभिन्न मतलब कि प्रकार से ये या है, ठीक है, व्यक्तिगत विभेदों का भी मनोविज्ञान है। ठीक है, व्यक्तिगत विभेदों में क्या होता है आप साइकोलॉजी में आगे चल करके पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता में कि कौन हमारा नेचर कुछ अलग है, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारा आचरण कुछ अलग है, और बगल में दूसरे व्यक्ति का आचरण व्यवहार अलग है, तीसरे व्यक्ति का आचरण व्यवहार अलग है, चौथे का अलग है। यानी इसमें क्या होता है कि अलग अलग व्यक्ति जो होता है अलग अलग उसका नेचर होता है, अलग अलग उसकी विचारधाराएं होती है, अलग अलग उसकी चीजें होती है। तो उन सभी का अध्ययन यानी कि जो है व्यक्तियों का विभेद दिखाता है कि किसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, यानी कि किसमें कोई चीज ज्यादा है, कोई ज्यादा टैलेंटेड होता है, कोई कम टैलेंटेड होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई एक प्रकार से आप देखते हैं मूर्ख होता है, कोई एक प्रकार से और भी चीजें होती है, कोई तीव्र बुद्धि का होता है। ठीक, तो उसमें आप देखिएगा ये सब व्यक्तिगत विभेदों का मनोविज्ञान के अंतर्गत हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, इसके अलावा बात की करते हैं जैसे कि अगला आपका क्या आता है, देखिएगा यहाँ पर बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है भाई, बाल मनोविज्ञान में आप खास करके देखते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है आप देखिएगा, बाल मनोविज्ञान में खास करके 12 वर्ष तक यानी कि जब बच्चा पैदा होता है और बच्चे के पैदा होने से लेकर के 12 साल तक जो होता है ये बाल मनोविज्ञान हम बोल सकते हैं।
तो 0 से लेकर के 12 साल तक का जो समय काल होता है बच्चे का, क्योंकि 12 साल से किशोरावस्था प्रारंभ होती है, तो 12 साल के बाद में आप देखिएगा ये किशोरावस्था होती है 18 तक, ठीक है। इसके बाद में जो है आपकी जो प्रौढ़ावस्था होती है वो आ जाती है, तो उसमें समाज मनोविज्ञान में पढ़ लेंगे। तो कुल मिलाकर के जो बाल मनोविज्ञान होता है इसमें साइकोलॉजी का क्या मदद मिलती है। बाल मनोविज्ञान में आप देखते हैं जैसे कि बालक की अगर खास करके बात की जाए, बालक की शारीरिक तरीके से, यानी कि बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है, बालक का मानसिक विकास कैसे होता है, बालक का संवेदनात्मक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब जो विकास होता है बच्चे का किस किस चरणों में किस किस प्रकार से होता है। यहाँ तक कि मनोविज्ञान ये भी बताता है कि बच्चा एक प्रकार से कब बोलेगा, कब कैसा उस बच्चे के साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक। कई प्रकार की चीजें होती है। बच्चा रोता क्यों है, अगर रोता तो उसको मतलब कि चुप कराने का क्या तरीके होते हैं, इस शिक्षा मनोविज्ञान में आप खास करके आप जानते होंगे, क्योंकि जब एक टीचर को ये सब ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान में, टेट वगैरह में पढ़ाया जाता है खास करके, तो उसमें चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जब आप एक टीचर बन करके जाएंगे तो क्या होगा, आपको छोटे छोटे बच्चे भी मिलेंगे प्राइमरी में, ठीक है, प्राइमरी पाठशाला में या कहीं पर भी आप टीचर बनेंगे, तो उनको किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, किस प्रकार से, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है हर बच्चे में, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में आप पे एक यूनिक तरीके का होता है, कोई ज्यादा पढ़ने में तेज होता है, कोई कम। जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ने में तेज होता है वो ज्यादा एक प्रकार से वो भी करता है, एक प्रकार से उदंड भी होता है, चपरदंड होता है, ठीक है, एक प्रकार से क्या करता है, बहुत मौज मस्ती करने वाला होता है। यानी जो तेज होता है पढ़ने में वो सब हर मामले में तेज होता है, और जो मंद बुद्धि होता है हर मामले में वो मंदे बुद्धि होता है, ठीक। तो ये समझिएगा कुल मिलाकर के क्या होता है। तो ये बाल मनोविज्ञान में बालक कैसा क्या करता है, इन सभी चीजों का अध्ययन इसमें होता है। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, प्रत्येक संवेदना, चिंतन, भाषा का विकास, सभी का विकास बच्चे के अंतर्गत कैसे होता है। इसके बाद में किशोर मनोविज्ञान में किशोर मनोविज्ञान में क्या होता है भाई, 12 से लेकर के आप देखते हैं 18 वर्ष तक किशोर मनोविज्ञान चलता है। आप मान सकते हो 18 के बाद में आप देखिए, चूंकि 21 साल जो है क्या कर दिया गया है, 21 साल जो है लड़कों की आयु कर दी गई, तो 21 हम मान लेते हैं। इस तक व्यक्ति किशोर मतलब एक प्रकार से किशोर ही मान सकते हो। तो इस अवस्था में क्या होता है, बड़ा व्याघ्रातों का एक प्रकार से किशोरावस्था होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, तमाम प्रकार की दिमाग की टेंशन होता है बच्चों को, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी समय आजकल की किशोरों की बात की तो नौकरी करनी है सभी किशोरों की, लगभग मध्यम वर्ग में नौकरी अगर पाई जाओ तो समझो बहुत बड़ा तीर मार ले हो, और दुनिया दोहरे कदम के नीचे, यानी गांव घर नात रिश्तेदार सब जो है चार जहां चौराहा बैठे चाय पे, अरे भैया फलाने लड़के के बाद निकाल दी, ये चीज होता है, ठीक। तो किशोर मनोविज्ञान में आप देखिएगा बहुत ज्यादा व्याघ्रातों का एक प्रकार से ये एज रहती किशोर अवस्था। इसमें आप देखिएगा तमाम प्रकार के, आपको पढ़ाई में अगर मन लगा, इसमें क्या होता है, ये बढ़ने और बिगड़ने की भी अवस्था होती है मनोविज्ञान। इसी में आप देखिएगा कि तमाम प्रकार के विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे, और व्यक्ति जिस विचारों की तरफ ज्यादा अच्छा लगेगा उसी तरफ वो धीरे धीरे जाने का प्रयास करता है। इसी में आप देखिएगा कि क्या होता है, टकराव भी होता है विचारों का। जब बच्चा बड़ा होने लगता है फिर अपने माता पिता से भी उसके थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, वो क्या करता है, वो अपने खुद स्वतंत्र बनना चाहता है इसी किशोरावस्था के दौरान। इस समय क्या होता है कि माता पिता से लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है किशोरावस्था में, खास करके बच्चों की। क्यों होती है, क्योंकि उसका मनोवैज्ञानिक रीजन है, मनोवैज्ञानिक कारण है। क्योंकि किशोर जो होता है खास करके आप देखिएगा उसकी बहुत ज्यादा क्या होती है, राह भटक जाते हैं किशोर। और इसी समय क्या होता है कि शारीरिक विभिन्नता भी होती है, लड़के लड़कियों में चेंजमेंट भी आप देखते हैं मिलती है 12 वर्ष की अवस्था के बाद में। तो फिर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होते हैं, और कहीं ना कहीं पे जब उसमें लिप्त हो जाते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई फिर उनकी बेकार ही चौपट एकदम से लगभग। लेकिन क्या होता है, कई प्रकार के कुछ किशोर होते हैं जो कि मैनेज कर लेते हैं दोनों को, कुछ होते हैं एक में डूब जाते हैं, ठीक, कुछ पढ़ाई में डूबते हैं, कुछ अलग डूब जाते हैं। तो कई प्रकार की चीजें होती है। तो कुल मिलाकर के एक किशोर मनोविज्ञान एक प्रकार से, अगर इसमें आपने 18 से यानी 12 से 21 वर्ष का समय है, इसमें आपने अच्छे तरीके से अगर अपने आप को मैनेज कर लिया तो आगे चल करके आप जीवन में एक प्रकार से अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे, ठीक। नौकरी लगना एक प्रकार से अपने जीवन को सेटल करना नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप नौकरी कर भी लोगे, नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, नौकरी लगने के बाद बस मजबूरी है व्यक्तियों की कि भाई पैसे नहीं, नौकरी करना है, किस तरीके से बस प्रेशर रहता है। नौकरी करना में क्या होता है कि सुबह सुबह उठो आप जाओ, एक डेली शेड्यूल फिक्स हो जाएगा, सामाजिकता से व्यक्ति कट जाएगा। बस क्या होता है कि केवल पैसे के लिए, क्योंकि पैसे रहेंगे तभी जीवन यापन होगा, और जब तक वो मौज मस्ती करने की मतलब कि वो सोचेगा कि अपने पैसे से किया जाए, तब फिर थोड़ा सा जिम्मेदारी आ जाएगी, तमाम प्रकार की चीजें होगी। तो अभी जो कुछ है सब मतलब कि जिस अवस्था में जो होना चाहिए उसको होने दीजिए और पढ़ते रहिए। नौकरी क्या होता है कि नौकरी करना बहुत जरूरी आजकल है,
ये मैं मानता हूँ 100% जरूरी है। क्यों जरूरी होता है? और भारतीय शिक्षा नीति में आप देखिए खास करके अब ये नौकरी वाली ही शिक्षा एक प्रकार से आप देखते हैं इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं केवल नौकरी के लिए, बहुत ज्यादा नौकरी में पढ़ करके उसी की चूंकि नौकरी मिल जाए, चूंकि भाई पैसे नहीं घर में, तो फिर नौकरी के लिए प्रेशर पड़ता है। बाकी भारत में ऐसी ऐसी प्रतिभा दबी हुई हैं जिन प्रतिभाओं को अगर हम अच्छे तरीके से उनको हम क्या दे सकें, अगर उनको हम पैसे दे सकें, अच्छे तरीके से उनको बढ़ा सकें आगे, तो बहुत ज्यादा देश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि भारत में चूंकि बेरोजगारी है तो इसलिए नौकरी जो होता है वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आज के किशोर की, आज के युवा की, कि किसी तरीके से भैया चाहे 4th ग्रेड की कोनो नौकरी मिल जाए लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाए, 4 पैसा आवे लागे। ठीक, तो ये चीज हो गई। इसके अलावा अगला मनोविज्ञान है समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान में आप देखते होंगे समाज मनोविज्ञान में क्या होता है। समाज मनोविज्ञान में आप देखिएगा जैसे तमाम सारी चीजों का, जैसे भीड़ हो गया, श्रोता समूह, श्रोता हो गए, समूह हो गए, तमाम प्रकार के लोगों का हम देखते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान के सामाजिक विचार क्या होते हैं, सामाजिक व्यवहार लोगों के क्या होते हैं, सामाजिक मापदंड, सामाजिक मूल्य जो होते हैं उन सभी को ध्यान में रखा जाता है, तो उन सभी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके अलावा अगला है आपका विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान क्या होता है भाई? देखिएगा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान जो होता है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, हर एक मुद्दे का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, उनके कारणों का पता लगाया जाता है, और कोई समस्या आई तो उन समस्या का सुझाव कैसे दिया जा सकता है, कोई समस्या है तो क्यों आई है, कैसे आई है, उसका निदान हम कैसे कर सकेंगे, तो इसे विश्लेषण करते हैं हर एक मुद्दे का, हर एक व्यवहार का। अगर कोई आपके जीवन में कोई घटना हो जाती है, कोई व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो ये सब विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगला आपका आता है तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में आप देखते हैं खास करके तमाम प्रकार के, जैसे कि तमाम प्रकार के अपराध होते हैं, फैशन, पूर्वाग्रह, इन तमाम प्रकार की पूर्वाग्रह बनाने वाला की विश्लेषण किया। अगर किसी व्यक्ति पर आपने एक प्रकार से रिसर्च किया मान लेते हैं तो उसी के आधार पर आप दूसरे व्यक्ति के मनोभावों को जान लेते हैं। पूर्वाग्रह एक टॉपिक आगे चल करके आप पढ़ेंगे। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही एक अवधारणा बना लें कि फलाने व्यक्ति आलसी है, या फलाने व्यक्ति जो होता है उसका नेचर ऐसा है, उसकी प्रकृति ऐसी है, यानी ये लड़ाका व्यक्ति है, ये लड़ने वाला बहुत है, ये बहुत गंभीर व्यक्ति है, शांत व्यक्ति है, ये बहुत एक प्रकार से जो है एक प्रकार से क्या है, लड़ाकू नहीं है, समान क्वालिटीज के अंतर्गत है। यानी किसी व्यक्ति के बारे में पहले से जब हम क्या कर लेते हैं कि इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके, चूंकि कोई घटना हुई होगी उस घटना के हिसाब से मैंने किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना ली कि फलाने व्यक्ति ऐसा है, ठीक, तो ये धारणा होती है, ठीक। या आपके मन में धारणा बनी थी कि शुक्ला सर जो होते हैं वो एक प्रकार से ऐसे पढ़ाते हैं, तो ये धारणा आपके मन में, बहुत सारे लोग अलग अलग धारणा आपके मन में बनी हुई होगी। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें समझा देते हो, बहुत ज्यादा देर तक समझाते हो आप, तो वो भी एक प्रकार से उनमें बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लगभग 90% से 95% हमारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एक प्रकार से यही मतलब उनका रिस्पॉन्स आया कि सर जी आपका बताया हुआ एग्जाम्स में सब आता है। और आप देख लीजिएगा उठा करके, आप पिछले वर्ष अपने सीनियर्स वगैरह से बात करके पूछ लीजिएगा कि कौन सा चैनल बेस्ट है या फिर कौन से चैनल पे विस्तार से पढ़ाई होती है हर एक सब्जेक्ट की, तो आपको शुक्ला डिपार्टमेंट रिकमेंड अवश्य करेंगे। और ये आप लोगों का प्यार ही है जो मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ और आप लोगों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोगों का साथ इसी प्रकार से बना रहेगा, तहलका मचा देना है बस बीए में। जो जिस बीए को खास करके लोग बहुत तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, बहुत निम्न कोटि की दृष्टि से देखते हैं कि अरे बीए कर रहा है, तो उस बीए के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, बस आपका साथ चाहिए, बस बीए में क्रांति लानी है। आज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मैं जब कभी बाहर जाता हूं, बहुत सारे जब बड़े बड़े टीचर्स मिलते हैं हमसे या कहीं पर, तो पूछते हैं सर आपका चैनल क्या है, तो बताते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट, जानते हैं जो कि चैनल, और क्या पढ़ाते हैं सर आप, तो मैं बोलता हूँ कि मैं बीए वालों को पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन वालों को। अरे यार बीए वालों को क्या पढ़ाना, क्या है उसमें, उनको ये नहीं पता, उनको या फिर मैं समझाऊं आधे 2 घंटे की बीए में बहुत कुछ है। बीए अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो यूपीएससी क्लियर कर देंगे, ये तक बीए आपको क्षमता देता है। बीए के हर एक सब्जेक्ट, बीए के ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया, यूपीएससी का सिलेबस कवर, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, यूपीएससी का सिलेबस कवर, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, यूपीएससी का सिलेबस कवर। तो इस प्रकार से आप सोचिएगा, यूपीएससी देना है, बीपीएससी देना है, यूपीपीसीएस देना है, आप बीए कर रहे हैं आसानी से, विस्तार से पढ़ लिया, बीए के सिलेबस को गहनता से पढ़ लिया, निश्चित तौर पर कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता आपको सिविल सर्विसेज बनने के लिए। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। बीएससी वाले थोड़ा बाद में बनेंगे, लेकिन बीए में अगर आपने अच्छा मेहनत किया है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, निश्चित तौर पर आपको ही सफलता मिलेगी। ठीक, तो बीए बहुत बड़ी चीज है, बीए को समझने के लिए बीए ऐसी मानसिकता होनी चाहिए। ठीक, बहुत जबरदस्त चीज है बीए खास करके, तो आपका बस साथ चाहिए, इसीलिए मैं लगातार पढ़ाता रहता हूं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर कंपटीशन वगैरह इन सभी चीजों का पढ़ाइए, तो मैं चूंकि शुरुआती मैं अगर शुरू करूंगा उसका,
तो लेकिन बीए क्या है, शुरू करूंगा तो वो तब की बात है, कब शुरू करूंगा कब नहीं शुरू करूंगा, लेकिन बीए एक प्रकार से मेरे जीवन का एक अंश है और बीए के छात्र छात्राएं हमारे एक प्रकार से टुकड़े हैं, हमारे एक प्रकार से वो सब कुछ हैं और उनको मैं जिंदगी में नहीं छोड़ सकता। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी हो, आप 2 लोग व्यक्ति पढ़ोगे, 4 व्यक्ति पढ़ोगे, विस्तार से आपको पढ़ाने का प्रयास रहेगा हमारा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। अगला जो आपका आता है वो अगला कौन सा भाई टॉपिक है आपका, अगला जो मनोविज्ञान है वो कौन सा है इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत देखिएगा। इसके अंतर्गत जनन मनोविज्ञान का अंतर्गत यानी जनन मनोविज्ञान को हम पढ़ते, किसको पढ़ते भाई, जनन मनोविज्ञान को। जनन मनोविज्ञान क्या होता है, जनन मनोविज्ञान, जनन मनोविज्ञान में आप देखते हैं जैसे कि आप देखते हैं कि तमाम सारी चीजों के बारे में वंशानुक्रमण के हिसाब से जो गुण फैलते हैं, ठीक है, वातावरण का प्रभाव जो पड़ता है, ठीक, जैसे आप देखते कोई बच्चा है उनका पिता के अंदर जो बीमारियां होती, कभी कभी मनोविकार वो बच्चे के अंतर्गत भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से आप देखिएगा कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं देखने को मिलती, कुछ मात्रा में। इसी प्रकार से जो पिताजी होते हैं, आपके दादा परदादा होते हैं या खास करके पिता माता, उनके द्वारा जो आपके अंदर गुणों का विकास होता है उन सभी का, यानी कि उनके मनोभाव किस प्रकार से आपसे रिलेशन रखते हैं, तो वो चीज यानी कि एक वंशानुगत तरीके से, यानी कि एक प्रकार से आपके पिताजी के गुण आपके अंदर या आपके माताजी का गुण आपके अंदर कितना विद्वान है, ये सब। तुलनात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है, हम तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं, कंपेयरिंग तरीके से, ठीक है, तो ये सब तुलनात्मक मनोविज्ञान हो गया। तुलनात्मक मनोविज्ञान इन कंपैरेटिव साइकोलॉजी इसको कहते हैं। हम तुलना करते हैं मनोविज्ञान का पशु मनोविज्ञान और मनुष्य मनोविज्ञान से, तमाम प्रकार के जैसे मार्गन हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, इन लोगों ने खासकर तुलनात्मक मनोविज्ञान किया, चूहों पर रिसर्च करके या फिर एक प्रकार से जो है बंदरों पर रिसर्च किया, मनुष्य से उसकी तुलना करी, कई प्रकार की चीजें हुई, तो ये सब हो गई तुलनात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में आप देखते हैं प्रैक्टिकल होते रहते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और ये सब तुलनात्मक मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो होते हैं ये सब कहीं ना कहीं पे बहुत जबरदस्त तरीके से मनोविज्ञान के सिद्धांतों को टटोल करके रख देते। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में आप देखिएगा तमाम सारे प्रयोग होते हैं, जैसे कि व्यक्ति कैसे सीखता है, बोलता है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, इन तमाम प्रकार की चीजों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास मनोविज्ञान का एक शाखा जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ये करती है। इसके अलावा विकास मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो विकास मनोविज्ञान में आप देखते हैं बच्चे का किस प्रकार से विकास होता है, इमोशनल विकास कैसे होता है उसका, यानी कि संवेदनात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, ठीक है, इसके अलावा उसके जो है नैतिकता में विकास होता है, उसके आदर्श में विकास होता है, उसके बोलचाल में, उसकी व्यवहारिकता में, उसकी सामाजिकता में विकास होता है, तमाम प्रकार की चीजों के बारे में विकास होता रहता है। तो उन्हीं सभी विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। आप देखिएगा इसके अंतर्गत बाल्यावस्था में विकास, शैशवावस्था में विकास, किशोरावस्था में विकास, प्रौढ़ावस्था में मतलब कि व्यक्ति का विकास, जन्म से लेकर के यानी गर्भावस्था से लेकर के, यानी जब जो है बच्चा एक प्रकार से माँ के गर्भ में आता है वहां से आप देखिएगा बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक आप देखिएगा बच्चे का विकास होता रहता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का विकास मात्र 10-12 सालों में नहीं होता है, उसका विकास जन्म से पहले से लेकर के और जब से पुंसवन होता है वहां से प्रारंभ होकर के और मृत्यु तक चला जाता है। अर्थात एक प्रकार से क्या हो गए चीजें आपके समझ में आ गई होंगी निश्चित तौर पर, इतनी चीजें मैंने बता दी। तो कुल मिलाकर के व्यक्तिक मनोविज्ञान, व्यक्ति विभेदों का मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, विकास मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, असमान मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, जनन मनोविज्ञान, ये सब लगभग 12 विज्ञान या और भी विज्ञान कुछ हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है जिनको जो है हमने अभी तक मनोविज्ञान के अंतर्गत देखा है। तो इनको हमने कैटेगराइज करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया ताकि आप मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र को समझ सकें। तो विषय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करते हैं और उसकी शाखा है। तो इसकी चाहे आपसे शाखा पूछेगा, मनोविज्ञान की शाखा बताइए या मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बताइए, तो ये दोनों चीजें आपके उसके लिए वैल्यूएबल है। अगर लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्लियर होगी बातें। तो मनोविज्ञान के आज हमने नेचर समझा, स्कोप समझा, हर एक चीज को विस्तार से हमने जान लिया भाई, अर्थ को समझा, परिभाषा को समझा, प्रयोगात्मक विधियों के बारे में समझा, प्रकृति के बारे में समझा, विषय क्षेत्र के बारे में समझा। यानी चैप्टर 1 ओवरऑल पूर्ण रूप से आपका समाप्त हो जाता है यहीं पर। ठीक है, अब आगे चल करके हम मनोविज्ञान के और भी पहलुओं पर चैप्टर 2 पर चर्चा करेंगे। तो हम
नेक्स्ट वीडियो जब भी आपकी क्लास होगी वो रात के 9 बजे से क्लास होगी, आप ध्यान रखिएगा। तो आप एक बार जरूर आकर के एक बार रात के 9 बजे चेक करिएगा कौन सी क्लास हो रही कौन सी नहीं। और सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सभी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आप देखिएगा चैप्टर 1 सभी की हो चुकी है, चैप्टर 2 भी कुछ सब्जेक्ट की हो चुकी है। तो आप जो है देख सकते हो हमारे चैनल पर इस समय रात के 9 बजे से डेली क्लास होती है। किसकी भाई, किसकी क्लास होती है? तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2023 के छात्र छात्राओं के लिए, और आने वाले जो 24, 25, 26 सभी के छात्र छात्राएं होंगे उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही वैध होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही, हमारे चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल है। सभी लोगों को रिकमेंड करिएगा, आपके घर में जितने फोन है सभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।